जी, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको पता है कि अपना जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है उर्दू कवायद का, यानी उर्दू ग्रामर का। तो आज जो ग्रामर वाला क्लास है अपना उर्दू ग्रामर का, वो है तीसरा क्लास। और पहले आप सबको मैं सारे रूल रेगुलेशन, लफ्ज के हर्फ के बारे में, कितने हरूफ की तादाद है, ये सारा कुछ डिटेल में बता दी थी। अब आज की क्लास में मैं बताने जा रही हूँ एराब के बारे में। वैसे एराब के ऊपर मेरे अपने मशके उर्दू चैनल पे बहुत सारे क्लासेज है जो कि पहले लगाया जा चुका है, बताया जा चुका है। लेकिन उसका जो बताने का मकसद था वो क्या था कि आप लोग जब सीख रहे थे, बेसिक का कर रहे थे, तभी आप सबको बताया गया था थोड़ा आसान करके। लेकिन जो डीपली ग्रामर की जानकारी है और एराब की, जो ग्रामर के अंदर एराब आता है, उसको आज मैं बताने वाली हूँ कि जो डीपली अंदर तक की जानकारी, बिल्कुल बहुत ज्यादा तफसील में कैसे है, वो बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखिए, पहले तो मैं लिख रही हूँ एराब। अब एक बार पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या होगा कि अगर मैं लिख लिख के बताऊंगी तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं पहले लिख दी हूँ। और कई ऐसी चीजें हैं जो कि कैमरा के सामने आने पर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, एग्जैक्ट हमें याद नहीं रहता कि क्या कहना था। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या की थी, पहले लिख दी थी। ठीक, तो क्या है, एराब उन चंद अलामतों को कहते हैं जिनके जरिया हुरूफ का आपस में मेल होता है। ठीक, एराब उन चंद अलामतों को कहते हैं जिसके जरिया क्या होता है कि हुरूफ का आपस में मेल होता है या एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, एराब की गलती से लफ्ज अपनी सही जगह पर ना रहकर कुछ से कुछ बन जाता है। अगर आप एराब है, जैसे कि जबर है, जेर है, पेश है, अगर आपको लगाना पेश है तो पेश तो हर्फ के ऊपर लगाया जाता है, अगर आप नीचे लगा देंगे तो क्या होगा, आप लिखना कुछ और चाह रहे थे और कुछ बन जाएगा। जबर और जेर की बात करें तो जबर हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और जेर हर्फ के नीचे लगाया जाता है। अगर आपको लिखना है अन, जबर लगाना है, अगर आप नीचे जेर लगा देंगे, जबर को नीचे कर देंगे अलिफ के नीचे, तो क्या बन जाएगा, इन बन जाएगा। तो इसी के लिए क्या है कि आप लिख रहे थे अन और हो गया इन। तो इस चीज का खास ध्यान रखना होता है, कुछ से कुछ बन जाता है। इसलिए इसलिए एराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल उर्दू जबान का बुनियादी हिस्सा है। ठीक है, उसका जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो क्या है, बुनियादी हिस्सा है। इन्हीं एराब की मदद से जिनका जिक्र आगे किया जाएगा, अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं। क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में स्पेलिंग करते हैं वैसे उर्दू में क्या होता है, हिज्जे करना। यानी कि एराब कहाँ पर लगा, जैसे तशदीद लग गया तो दो की डबल आवाज आएगी किसी हर्फ की। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तशदीद का जैसे हिस्सा लिखे थे, कहाँ पर है हिस्सा, इसमें जिक्र आगे किया जाएगा, हिज्जे जैसे लिखा हुआ है। ठीक, तो नीचे लग गया है, के नीचे लग गया जेर ही, और ज को क्या करेंगे, डबल आवाज से दो बार पढ़ेंगे, हिज फिर जे। अब यहाँ पर जो ज है उसको ह के साथ भी पढ़ा गया और ए के साथ भी पढ़ा गया है, हिज्जे। ठीक, तो इस तरह से हिज्जे किए जाते हैं। जब भी एराब लगाने में गलतियां होती है तो हम उसको गलत तलफ्फुज का नाम देते हैं। यही होता है कि अगर उर्दू में क्या है कि अगर आप एराब नहीं लगाए, मात्रा नहीं लगाए, तो कोई वर्ड, जैसे कि मैं लिखी हूँ मलिक, लेकिन आप उसको क्या पढ़ सकते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं लिख रही हूँ मलिक, लेकिन अगर हम इसके नीचे जेर नहीं लगाएंगे तो इसको मलक भी पढ़ा जा सकता है। अगर ऊपर आप पेश लगा करके पढ़े, इमेजिन करें, तो मुल्क भी पढ़ा जा सकता है। अगर मीम के नीचे जेर लगा के पढ़े तो मिल्क भी पढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए क्या है कि जबर जेर का लगाना जरूरी है, जो एराब है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लगाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं एराब का, तो क्या होता है कि आप लिखना कुछ और चाह रहे थे, मैं मान लो कि मैं यहाँ पर मलिक लिखी हूँ, लेकिन आप तो उसको मुल्क भी पढ़ सकते हैं ना, मिल्क भी पढ़ सकते हैं ना। तो इसीलिए क्या है कि एराब का लगाना ज्यादा जरूरी है। पर मैं एराब के बारे में दो तीन अपने कंटेंट जो है कि पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको। पर उसमें क्या था कि आसान लफ्जों में बताया गया था, डीपली में नहीं बताया गया था। आज से क्या है कि उर्दू ग्रामर का जो हिस्सा चल रहा है उसमें आप सबको बताया जाएगा और थोड़ा तफसील में और डिटेल में बताया जाएगा और फुल जानकारी दी जाएगी। यानी कि अब क्या है कि उर्दू के मुताबिक, उर्दू ग्रामर के मुताबिक आप सबको बताया जाएगा। ओके, तो वीडियो को रेगुलर देखना है, अभी इधर उधर नहीं जाना है। सत श्री अकाल जी। आज तो आप सबको मैं बता चुकी थी कि जो एराब है, एराब का इस्तेमाल अगर हम सही नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारा तलफ़ुज़ भी उससे गलत हो जाता है और उसको हम गलत तलफ़ुज़ का नाम दे देते हैं। उसके बाद अब हम आप लोग को लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ज़बर ज़ेर पेश के बारे में, मद तशदीद तनवीन के बारे में। तो जो ज़बर ज़ेर और पेश है और जज़म है,
ये अरबी, फारसी और क्या है कि उर्दू जबान, तीनों जबानों में क्या है, सेम ही है। अरबी में भी वैसे ही लगाया जाता है और वैसा ही जबर के लिए जबर ही इस्तेमाल करते हैं, जेर के लिए, मतलब ये तीनों चारों जो है अरबी और फारसी तीनों जबानों में सेम है, ठीक, एक जैसा ही है। तो इससे आप सबको थोड़ा सा ये भी नॉलेज हो गया होगा कि फारसी में और अरबी में इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा ही है, सेम निशान ऐसा ही है, ठीक। और तशदीद मद, ठीक है, और तनवीन, ये क्या है, ये अलामतें कहलाती है, ठीक। तो एक बार मैं यहाँ पर क्या की हुई डिटेल में लिख दी हूँ, चलिए हम लोग एक नजर से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। उर्दू, अरबी और फारसी तीनों जबानों के एराब यानी जेर, जबर, पेश और जजम एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं लिख दी हूँ ताकि आप सबको ज्यादा समझ में आए। क्या होता है कि मैं बोलती रहूंगी और आप सबको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं लिख दी। जबकि मद, तशदीद और तनवीन अलामतें कहलाती हैं। जेर, जबर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं, जेर, जबर और पेश जो है उसमें से हर एक को क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। जिन हरूफ को उनके जरिए हरकत होती है, जैसे कि अलिफ के नीचे लग गया जेर तो क्या हो गया, अलिफ को हरकत हो गया, होती है, उन्हें मुत्तहरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुत्तहरिक कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दी हूँ और अंडरलाइन कर देती हूँ, क्या है, मुत्तहरिक है, ठीक, मुत्तहरिक कहते हैं। किसको, जिन हरूफ को उनके जरिए हरकत होती है, जैसे कि अब अलिफ के नीचे जेर लगा दिए तो अलिफ को क्या कहेंगे, मुत्तहरिक कहते हैं। जिस हर्फ को कोई हरकत नहीं होती वो साकिन कहलाता है। क्या कहलाता है, अब यहाँ पर चलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में बंद की हूँ, साकिन कहलाता है। अब उसके बाद जो हर्फ होगा उसको क्या कहेंगे, जैसे कि अलिफ के नीचे लग गया जेर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ई, और उसके बाद स, इस अगर लिखना है तो सीन को तो हरकत नहीं हुआ ना, तो वो क्या हो गया, साकिन हो गया। और जिसको हरकत हुआ है, जिस हर्फ को, जैसे आप लिख रहे हैं दिल, तो दिल में द मुत्तहरिक और ल साकिन, ठीक, साकिन कहलाता है। अब एक एक एराब के बारे में समझेंगे और वो सारी एराबे जो है, जितना आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उस टाइम क्या की थी कि आप सबको हिंदी के साथ, हिंदी के जो मात्रा है उसके साथ आप सबको मैं शॉर्ट करके बताई थी। अब क्या हो गया कि आप लोग बेसिक से एडवांस में पहुंच गए हैं और उर्दू कवायद आप सबके लिए पढ़ना जरूरी है। तो जो एडवांस की चीजें हैं मैं वो लेके आ गई हूँ और आप सबके सामने पेश करना वो जरूरी था। तो देखिए, जेर नंबर 1 में क्या है, जेर है। अब यहाँ पर क्या है कि सभी जितने भी अपने है ना वो एराब, जैसे कि अभी जेर, जबर और पेश और जजम, सबको मैं अलिफ के साथ लगा के बताऊंगी, ठीक। तो जेर के मानी है नीचे, चूंकि ये तिरछी लकीर, ठीक है, जेर के मानी है कि हर्फ के नीचे लगता है और ये क्या है, एक तिरछी लकीर है। किसी भी लफ्ज में हर्फ के नीचे लगती है इसलिए इसको जेर कहते हैं, ठीक है, किसी भी लफ्ज में हर्फ के नीचे लगती है इसको क्या कहते हैं, जेर कहते हैं। इस तरह से तिरछा करके लगाया जाता है। अब देखिए कि अरबी में इसको क्या कहा जाता है, अरबी में भी देख लेते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर आप अरबी जानते होंगे या अरबी जानने के शौकीन होंगे तो क्या होगा कि आपको मात्रा के बारे में पता होगा, एराब के बारे में पता होगा कि अरबी में क्या कहा जाता है और अरबी में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू, अरबी और फारसी में सेम ही है, ठीक। तो अरबी में अब इसको क्या कहते हैं, अरबी इसको उर्दू में तो जेर कहते हैं पर अरबी में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अरबी में इसको कसरा कहते हैं, जेर को क्या कहते हैं, कसरा कहते हैं। और जिस हर्फ के नीचे जेर होती है, जिस हर्फ के नीचे जेर होती है उसको मकसूर या मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकसूर या मकसूरा। अब अरबी में देखिए कि अरबी में इसको क्या कहते हैं, कसरा कहते हैं जेर को, लेकिन जिस हर्फ के नीचे जेर लगाया जाता है उसको मकसूर या मकसूरा, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहां तक आप सबके हो गए होंगे सवालों जवाब कंप्लीट। और अभी अपना बाकी है जबर, पेश और जजम। तो जबर, पेश और जजम के बारे में जानते हैं। बाकी हम लोगों ने क्या करना है, क्लास को रेगुलर वाइज करना है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना देनी है, शॉर्ट शॉर्ट करके आप सबको बताया जाएगा। तो आज की क्लास में आप सबको जजम तक बताऊंगी, फिर अगली क्लास में अलामतें जो है मद, तशदीद और तनवीन उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है। क्या है कि जो उर्दू कवायद है, अगर आप लोगों का उर्दू कवायद का जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग भी उर्दू के मास्टर माइंड कहलाएंगे, ठीक है जी। तो उर्दू कवायद पढ़ना जरूरी है। उसके लिए क्या है कि एराब भी पढ़ना जरूरी है, एराब भी। अब एराब में बहुत सारे आते हैं,
उर्दू में क्या है कि बहुत सारे एराब ऐसे हैं जो कि उसमें से अरबी में से लिया गया है, तो अरबी जबान से लिया गया है अपने उर्दू में, और अरबी जबान के लफ्ज भी इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू जबान में। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग उस तरफ भी जाएंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी पढ़ना है जबर, पेश और जजम को। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे जजम और उसको, पेश को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप जेर से कुछ लिखते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे दिल, है ना, मिस्कीन, तो इस तरह से आप जेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि पहला जो हर्फ होगा या जहां पर भी जेर ई की आवाज आएगी, छोटी ई की, वहां पर क्या करना, आपने जेर लगा देना है, ठीक जी। तो अब आप सबको मैं बताने लगी हूं जबर और पेश और जजम के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, जो जबर है, जबर के बारे में तो आप सबको मैं पहले भी 2 क्लासें अपनी जो कंटेंट बनाई थी उसमें आप सबको बताई थी कि जबर हर्फ के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप ना लगाए तभी भी कोई इसका वो नहीं है कि गलत हो जाएगा, पर जबर हर्फ के ऊपर लगाते हैं, ये हर्फ के ऊपर लगेगा और ये क्या है, एक तिरछी लकीर है, ठीक है। अब देखिए, जो लफ्ज के ऊपर ओहो, जो लफ्ज के और हाँ ठीक, गलत हो गया था। जबर के मानी ऊपर यह एक तिरछी लकीर है जो लफ्ज के ऊपर होता है, ठीक है, होता है, इसीलिए इसको जबर कहते हैं। हर्फ के ऊपर होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जबर कहते हैं। पर यहाँ पर तो चलिए आप सबको पता है कि जबर हर्फ के ऊपर लगता है, जेर हर्फ के ऊपर लगता है, पर यहाँ पर जो एक जरूरी चीजें हैं ना, वो मैं आप सबको ये बताने वाली थी कि अरबी जबान में जबर को क्या कहा जाता है, फतह कहा जाता है, और जिस हर्फ के ऊपर जबर लगता है उसको क्या कहा जाता है, मफतूह कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल खुलासा करके लिख दी हूँ और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दी हूँ, ठीक। अरबी में जबर को फतह कहते हैं और जिस हर्फ पर जबर होता है उसको मफतू कहते हैं। जैसे, अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देखिए, मरकज, मीम रे मर और क और फिर ज, मरकज असलम, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं 2 लफ्ज लिख के आप सबको बता दी थी, वगैरह वगैरह। तीसरा पर है पेश। अब पेश के बारे में आप सबको पता है कि हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और छोटी ऊ की आवाज देती है, ठीक। लेकिन जिस हर्फ पे ये निशान होती है, जिस हर्फ पे ये मतलब कि पेश लगा होता है, उसमें आप लोग देखेंगे कि जबान जब बोलते हैं ना, उसको जब अदा करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बोलने के टाइम पे आपकी जबान जो है कि आगे की तरफ जाती हुई मालूम होगी, लगेगा कि आगे की तरफ जा रहा है, जैसे कि चुप, है ना, बुल, गुल, मुल, है ना, इस तरह से होता है कि जिस हर्फ पर यह निशान होती है उसको अदा करते वक्त जबान आगे होती हुई मालूम होती है, इसलिए इसको पेश कहते हैं, इसलिए इसको पेश कहते हैं। मसलन चुप, बुलबुल, गुल, मुल, कुल, है ना, आप अगर बोल के देखें, उसको अदा करें तो लगेगा कि जबान आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेश कहा जाता है। अब बारी आती है 4 नंबर की, और 4 नंबर पे लिखा हुआ है जजम। अब जजम क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में कंटेंट बनाई थी, आप सबको इस्तेमाल करके भी बताई थी और उसका तारुफ भी दी थी। और जजम का दूसरा नाम है सुकून, जजम का ही दूसरा नाम क्या है, सुकून है। और जिस हर्फ पर जजम लग जाता है उसको हरकत नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि उसके पहले वाला हर्फ इसके साथ जुड़ जाता है, जो कि मैं यहाँ पर डिटेल में लिख दी हूँ। और आप सबने क्या करना है, जूम करके लिख लेना है, थोड़ा थोड़ा ये मिट भी गया है। तो क्या है, हर पर जजम है उसमें हरकत नहीं होती है, बल्कि उससे पहले वाला हर्फ अपने अराब के मुताबिक इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे कि आपको लिखना है मजदूर, तो मीम और जाल जे के ऊपर आप क्या कर देंगे, लगा देंगे क्या कहते हैं, जजम। तो जजम लगा के क्या बन गया, मज, मीम अब जे के साथ जुड़ जाएगा, मजदूर, मकसद। क्वाफ के ऊपर क्या है, जजम है, तो मीम के साथ जुड़ गया है। दाल के ऊपर जजम है तो स्वाद के साथ जुड़ गया है। बर्बाद, तो बे और रे के ऊपर लग गया जजम, तो क्या बन गया, बर्बाद। आमिल, तो मीम के नीचे जेर और लाम को क्या है, यहाँ पर जजम है, तो ये क्या हो गया, लाम के साथ जुड़ गया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं था कि आप सबको बताना कि जबर जेर पेश का क्या इस्तेमाल है, कैसे करना है, ये तो आप सबको पता है। यहाँ पर आप सबको एक और चीज का पता लगा है, जो कि अरबी जबान के बारे में। अरबी जबान में भी ये, अरबी और फारसी में भी ये जो अभी मैं आप सबको बताई हूँ एराब, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसमें उर्दू में भी है और फारसी में भी है, ठीक है। अरबी जबान से ही लिया गया है उर्दू और फारसी जबान में, ओके।
तो अब क्या करना है कि जो उर्दू कवायद का अपना रेगुलर क्लास चल रहा है उसको क्या करना है, आप सबने रेगुलर देखना है। जो भी कंटेंट डाले जाते हैं उसको आपने क्या करना है, देखना ही देखना है। तभी आपको क्या होगा, आगे जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी समझाया जाता है, क्या कहते हैं, उर्दू कवायद के बारे में, ग्रामर के बारे में, तो डीपली जानकारी दी जाएगी। पहले क्या था कि बेसिक में आप सबको बस क्या करना था कि शॉर्टकट में बताया जाता था, जहां तक आप सबको समझ में आए, और हिंदी के साथ उर्दू पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब क्या कर दिया, हिंदी को खत्म कर दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ उर्दू चल रहा है और उर्दू पर ही काम चलेगा। और आप सबको फुल डिटेल में उर्दू की तह तक, यानी कि उर्दू ग्रामर की तह तक आप सबको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, अपने मशक़े उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कर देना है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मद, तशदीद और तनवीन के ऊपर काम करना है। ठीक है जी, तो गुड बाय।